वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है और जो पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 7 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से भी, हायर क्लासेस के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी। और अगर ऐसे ओवरऑल भी देखा जाए लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर जो देख के पढ़ाई करते हैं तो उस हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, पिछला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था वो है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। बट उनमें उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रोसेस है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे ये अलग अलग सिस्टम्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, एक कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेंगे, ये जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और एक दूसरी बात, किसी भी लिविंग बीइंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब कॉन्शियसनेस दैट इज अवेयर अबाउट द सराउंडिंग। नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड इन वॉट एवर वे you want. Like if a stimulus is given, stimulus is any change in the surrounding. ठीक है, तो सराउंडिंग आपकी इंटरनल भी हो सकती है, विद इन द बॉडी, एक्सटर्नल भी हो सकती है। कोई भी चेंज आता है, कोई भी मैसेज आता है, लाइक समबडी इज अर्किंग यू, इरिटेटिंग यू और एजिटेटिंग यू, तो उस पर आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप फाइट करें, आपका रिस्पॉन्स हो सकता है कि आप रोएं, और भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि यू डू नॉट रिएक्ट एट ऑल बट यू आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. So that is consciousness. So it is a defining feature of the living beings. और हम जो है इसी स्टिमुलस को परसीव करने के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जो सिस्टम चलता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों पढ़ने वाले. तो पार्ट 1 में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल. ठीक है, तो आइए देखा जाए कौन सा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. वो है नर्वस सिस्टम. ठीक, तो इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया जाए कि इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ which are taking place in the living organism's body. The process through which two coordination or more organs interact and complement the function of one another. ठीक है, one another. तो ये क्या है कि जो coordinated systems हैं उनका interaction और कैसे वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करे, वो चीज़ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है. ठीक, अब आइए देखा जाए कौन है. तो सबसे पहले तो जो बेसिक यूनिट हम नर्वस सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका बेसिक यूनिट है न्यूरॉन. ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम हियर इज न्यूरॉन. सो वी विल बी स्टडिंग न्यूरॉन इज द नर्व सेल. ठीक है भाई, न्यूरॉन इज द नर्व सेल. ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी है ये. अगर आप देखें, ये एक जो पिक्चर है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है. आप इसमें देखिए, ऐसा दिखाई देता है न्यूरॉन. असल में बॉडी के अंदर जो है ये ऐसा दिखाई देता है. बेटा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इमेजेस को बहुत ही हाई प्रिसिशन तक ले जाती हैं, मैग्नीफाई करके, और फिर वो जो है उसकी इमेज जनरेट कर सकती हैं. ठीक है, तो ये देखिए एक ये डायग्रामेटिक कार्टून रिप्रेजेंटेशन है न्यूरॉन का. अगर आप देखें तो जो न्यूरॉन है वो 2 हिस्सों में बटा है बेटा. एक है सेल बॉडी या साइटॉन और दूसरा है एक्सॉन. ठीक है, द सेल बॉडी और द साइटॉन एंड एक्सॉन. साइटॉन या सेल बॉडी, या आप इसको पेरिकैरियन भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? पेरिकैरियन. ठीक है, तो इस पे आप अगर देखें तो साइटॉन जो है वो एक सेल है. इसके अंदर बेटा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस भी है. ठीक है, इट हैज़ न्यूक्लियोलस ऑल्सो, nucleolus. It has dense cytoplasm. It has dense cytoplasm. It has mitochondria. It has endoplasmic reticulum. It has mitochondria. It has endoplasmic reticulum. Golgi apparatus भी है. ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म में जो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स की बॉडी भरी हुई है साइटॉन में, उसको कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल. क्या कहते हैं भाई? निजल्स ग्रैन्यूल. ठीक है, ये निजल्स ग्रैन्यूल क्या है? इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें बड़े सारे राइबोसोम्स
प्रेजेंट हैं, सॉरी आरएनए प्रेजेंट्स हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो है ये साइटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये बेटा आपको ऊपर जो दिख रहे होंगे ये ब्रांचिंग्स हैं, ब्रांचिंग्स, तो इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, इनको बोलेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। वी विल कॉल देम डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स क्या है? ब्रांचिंग अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, ठीक है। अब देखिए ढेर सारे ब्रांचिंग्स हैं एक साइटोन के ऊपर, मल्टी डायरेक्शनल है ना भाई, इधर इस डायरेक्शन से भी। डेंड्राइट्स का काम क्या है? देखिए डेंड्राइट्स का काम है कोई भी स्टिमुलस आएगा जो इसको टच करेगा तो उसको ये रिसीव कर लेगा, ठीक। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे। अब आप देखिए ये हर डायरेक्शन से रिसीव कर पा रहे हैं, इधर भी डेंड्राइट्स हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो इसको ऐसे न्यूरॉन को बोला जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या बोला जाएगा भाई? मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ऐसा न्यूरॉन जिसमें डेंड्राइट जो है हर डायरेक्शन में है वो क्या कहलाएगा? मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर भी होता है, बाईपोलर भी होता है। यूनिपोलर में देयर इज ओनली वन साइटोन एंड अ सिंपल एक्सॉन, ठीक, दिस इज यूनिपोलर। और बाईपोलर में क्या होगा? ये बीच में आपका साइटोन है, ऊपर भी और ऐसे भी, यहाँ पे भी डेंड्राइट्स हैं और यहाँ पे भी डेंड्राइट्स हैं, ऐसे, ठीक। ये आपका बाईपोलर हो जाएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम दिया हुआ है? मल्टीपोलर न्यूरॉन का। तो हम लोग साइटोन की बात कर रहे थे, साइटोन में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स का काम है स्टिमुलस को रिसीव करना। आगे हम लोग अभी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर जो है एक इलोंगेटेड पार्ट आता है न्यूरॉन का जिसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब बेटा ये एक्सॉन जो है यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म, ठीक, वी विल कॉल इट एक्सोप्लाज्म, फाइन। अब देखो ये एक्सोप्लाज्म जो है इस एक्सॉन सेल्स के अंदर, जो एक्सॉन है उसके अंदर फिल्ड फ्लूइड है। और ये एक्सॉन जो है माइलिन शीट, एक वाइट कलर की शीट आपको दिखाई दे रही होगी, इससे ये कवर्ड है। इस वाइट शीट को बोलते हैं माइलिन शीट, जो कि इंसुलेटिंग इन नेचर है, इंसुलेटिंग इन नेचर, यानी इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू पास अक्रॉस इट। तो और इसका काम ही है इम्पल्स ट्रांसमिट करना, तो ये इंसुलेटर क्यों बना अभी आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, जो भी मैसेज आपकी बॉडी में जा रहा है, जो स्टिमुलस आपकी बॉडी में जा रहा है, उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और वो इम्पल्स किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये जो वाइट शीट है माइलिन शीट है, और ये माइलिन शीट प्रोड्यूस हो रहे हैं श्वान सेल से। माइलिन शीट्स आर प्रोड्यूस बाय द श्वान सेल्स, ठीक। जहाँ जहाँ पे ये एक्सॉन में, जहाँ जहाँ पे ये श्वान सेल में डिप्रेशन है, दबाव है, गैप है, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या कहेंगे? नोड्स ऑफ रैनवियर। यहाँ पे बेटा माइलिन शीट एब्सेंट है, नोड्स ऑफ रैनवियर पे माइलिन शीट इज एब्सेंट, ठीक है, माइलिन शीट इज एब्सेंट, is absent, fine, at the nodes of Ranvier. Now you can see over here, ये देखिए ये enlarge एक डायग्राम आपके लिए दिया है। ये क्या है? ये nodes of Ranvier हैं, ये जहाँ पे डिप्रेशन है ये nodes of Ranvier है, ठीक है, ये nodes of Ranvier है, ठीक। यहाँ देखिए माइलिन शीट नहीं है। और ये आपके जो है क्या है, ये आपको जो लेयर्स दिखाई दे रहे हैं ये किस चीज़ के लेयर है बेटा? ये माइलिन शीट के लेयर्स हैं। किसके हैं? माइलिन शीट, ठीक है, फाइन। ये आपका एक श्वान सेल है, दिस इज वन श्वान सेल। इसी श्वान सेल के अराउंड वाइट इंसुलेटिंग शीट है। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट है वो न्यूरॉन क्या कहलाता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहलाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन के पास माइलिन शीट नहीं है वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहलाएगा? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक। तो आइए मैं आपको जो है एक इमेज बना के दिखा दूं ताकि आपको जो है एग्जाम में बनाने में आसानी हो। ये आपका जो है साइटोन हो गया और ये आपका जो है
एक्सॉन हो गया, ये अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, यहाँ से निकलते हुए डेंड्राइट्स, बड़े सारे डेंड्राइट्स, क्योंकि हम मल्टीपोलर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, फाइन। और इसके अंदर भाई बहुत सारे और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, निजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है भाई। तो आइए पहले तो साइटॉन को लेबल कर लिया जाए। क्या हो गया, ये इतना हिस्सा जो है आपका क्या हो गया, साइटॉन, यानी सेल बॉडी, यानी कि इसको हम लोग पेरिकैरियन भी बोल रहे हैं, पेरिकैरियन, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है, ब्रांचिंग्स अराइजिंग फ्रॉम द साइटॉन, डेंड्राइट्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल है। ये हरे वाले क्या हैं, निजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल। जैसे आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा आरएनए होता है और ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है जो है इनका न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाता है साइटॉन। अब देखो वाइट कलर तो सिंस आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो है मैं इस पे बना दे रही हूँ रेड कलर से आपके लिए माइल शॉन सेल्स, ठीक है, ये हैं शॉन सेल्स यहाँ पे। अब इन शॉन सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। शॉन सेल्स आर सराउंडेड बाय माइलिन शीथ, शॉन सेल्स आर सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। देखिए एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने को बिल्कुल आ सकता है, या बना बनाया डायग्राम आ जाए और आपको लेबल करने को आ सकता है, ठीक है। तो आप जो है दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए कि कब क्या कैसी स्थिति आ जाए आपके लिए, ठीक। तो ये है कहानी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते ताकि जल्दी बन जाएगा, और कोई बात नहीं है ना। तो अब इसका ज़रा देख लिया जाए क्या है यहाँ पे लेबलिंग। तो ये देखिए बेटा, ये आपकी वाइट ऊपर वाली कोटिंग क्या हो गई, माइलिन शीथ, ठीक है, क्या हो गया, माइलिन शीथ, फाइन। और ये बीच में जो गैप्स है इनको हम लोग बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे भाई, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। और यहाँ पे जो हैं सेल्स जो हैं इनको क्या बोल रहे हैं, श्वॉन सेल्स। क्या बोल रहे हैं, श्वॉन सेल्स, ठीक है। ये जहाँ पे एक्सॉन एंड हो रहा है, जैसे आप देखो जहाँ पे एक्सॉन एंड हो रहा है यहाँ पे, ये है टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन, इसको बोलते हैं साइनैप्टिक टर्मिनल्स। क्या बोलेंगे, साइनैप्टिक टर्मिनल, जहाँ पे एक्सॉन एंड हो रहा है, ठीक। तो एक्सॉन एंडिंग हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सॉन एंडिंग, ठीक। दीज आर द एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है, एक्सॉन एंडिंग, फाइन। और यहाँ पे जो है वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सॉन बल्ब। क्या बोलेंगे, एक्सॉन बल्ब, ठीक है, वी विल कॉल देम एक्सॉन बल्ब, ठीक। आगे बताएंगे इसका क्या फंक्शन है। इस पॉइंट को जहाँ पे एक एक्सॉन खत्म हो रहा है और दूसरे न्यूरॉन का साइटॉन शुरू हो रहा है, उसके बीच के गैप को बोला जाता है साइनैप्स। क्या बोला जाएगा, साइनैप्स। तो जैसे देखिए अगला न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो रहा है, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो इसके बीच के जो गैप है, ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोलेंगे, साइनैप्स। क्या बोलेंगे, साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स क्या है बेटा, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, gap between two neurons is known as synapse. Where one axon ends and the other cyton begins, that is known as synapse. Clear? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आगे देखते हैं।
अब जैसे आपको बताया था, अगर माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड, हाँ आप इसमें देखिए, ये आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये, और ये आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब देखिए, ये जो आपको इसमें ब्लू लाइट मूव करते हुए दिखाई दे रही है, ये इम्पल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखिए किसमें फास्टर हुआ, दिख रहा है आपको? दिखा? इज इट फास्टर इन द माइलिनेटेड और द नॉन माइलिनेटेड? दिस इज नॉन माइलिनेटेड, दैट इज माइलिनेटेड, ठीक। तो आप देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स माइलिनेटेड में फास्ट है, क्योंकि बेटा माइलिन शीथ तो इंसुलेटिंग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा नहीं। तो आप देखो जा कैसे रहा है, ये सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पे जंप कर रहा है, यहाँ से आया रैनवियर पे जंप किया, रैनवियर पे जंप किया, रैनवियर पे, यानी सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन हो रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जंप कर करके नोड्स ऑफ रैनवियर पे जाएगा। जैसे मान लीजिए सीढ़ी उतर रहे हैं तो लगातार सीढ़ी उतर रहे हैं, वैसे हेल्दी वे यही है, या जो है जंप करके जा रहे हैं, ठीक है। तो जंप करके पहुंचने में जो है ज़्यादा फास्टर वो रहता है, रिस्की है, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है, तो वही पॉइंट्स हम जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, माइलिनेटेड न्यूरॉन में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर, हियर इट इज स्लो। माइलिनेटेड एक्सॉन हैज माइलिन शीथ, इट इज एब्सेंट। नोड्स ऑफ रैनवियर इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट माइलिन शीथ, मतलब दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को क्या बोला जा रहा है? नोड्स ऑफ रैनवियर। यहाँ पे नोड्स ऑफ रैनवियर क्या है? एब्सेंट। नाउ इट इज फाउंड इन द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, द क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि मेन सेंटर पे पाया जाएगा, क्योंकि उनको फटाफट मैसेजेस जो है आगे बढ़ाने हैं, रिसीव करने हैं। जो मेन इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो प्रोसेसिंग सेंटर है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स हैं, तो वहाँ पे जो है मैसेजेस का फास्ट ट्रांसमिशन हो, इसलिए वहाँ पे माइलिनेटेड है। एंड दिस इज फाउंड इन द ऑटोनॉमिक एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो ऑर्गन्स तक मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं, ठीक। शॉन सेल्स आर ऑब्जर्व्ड इनसाइड द माइलिन शीथ, जैसे अभी आपको डायग्राम में दिखा है, यहाँ इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द माइलिन शीथ, शॉन सेल्स आर नॉट फाउंड, ठीक। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में ये डिफरेंस है। अभी मैंने आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन भी बताया था और यूनिपोलर भी बताया था, ठीक है, और बाइपोलर भी बताया था। ह्यूमन बीइंग्स में 99% न्यूरॉन क्या है? मल्टीपोलर। ह्यूमन बीइंग्स में 99% न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। यूनिपोलर आर वेरी रेयर, ऑलमोस्ट नॉट फाउंड, एंड बाइपोलर आर रेयर, ठीक है, यहाँ पे फाइन। अब आइए देखा जाए आगे क्या है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ये स्टिमुलस रिसीव वगैरह करने की, तो ये कौन रिसीव कर रहे हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में ऐसा क्या है जो ये रिसीव कर पा रहे हैं? यहाँ पे है रिसेप्टर। क्या है? रिसेप्टर। जैसे एक इमेज आपके लिए लगाई है, कीमो रिसेप्टर्स ऑन द टंग एंड द नोज, एंड इन द नोज डिटेक्ट केमिकल्स, है ना। वी आर एबल टू डिटेक्ट chemicals by taste and by smell because we have chemoreceptors present. So these are the receptor cells. ये क्या है? रिसेप्टर सेल्स, जो कि मैसेजेस को लेके, और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नोज ने या टंग ने इम्पल्स इनको दिया, रिसेप्टर के पास गया, रिसेप्टर इसको जो है आगे ब्रेन तक पहुंचाएगा, ठीक। तो यहाँ न्यूरॉन्स हैं, तो ये देखिए रिसेप्टर्स जो हैं यहाँ पे 4 तरीके के दिए हुए, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, कीमो रिसेप्टर, ऑप्थैल्मो रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द टंग, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द टंग। ये एरो भैया गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे टंग में है, और टंग में है तो क्या काम करता होगा? टेस्ट, ठीक। ऑल्फैक्टरी नोज, और क्या स्टिमुलस रिसीव करता है? स्मेल, ठीक। कीमो रिसेप्टर्स ये तो हर ही जगह हैं, नोज पे हैं, टंग में है, ठीक है, यहाँ पे, और ये क्या परसीव करते हैं? केमिकल। और ऑप्थैल्मो रिसेप्टर जो है कहाँ पर है? आई में, और इनका क्या रिसेप्शन है? विजन, ठीक है, इनका रिसेप्शन है विजन का, ठीक है, फाइन। चलिए
अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इससे पहले एक बात डिस्कस करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये सेंसरी रिसेप्टर के बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए कौन मैसेजेस कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा, है ना, वो बात अभी हमें करनी है। ये तो हो गया कि चलिए आपके सेंस ऑर्गन्स ने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, सेंस ऑर्गन्स ने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, क्लियर, रिसीव कर लिया, सेंसरी रिसेप्टर तक पहुंच गया। सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? ब्रेन ने जो कुछ भी उसके बारे में कहा, जैसे मान लीजिए आपने गाजर का हलवा खाया, ठीक, और उसके बाद आपको मज़ा नहीं आया। ये बात आपको किसने बताई कि मज़ा नहीं आया? आपने खाया, आपके जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं उन्होंने रिसीव कर लिया। अब ये बात ब्रेन तक गई होगी ना कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, शायद स्वीट कम है या कुछ भी, जो भी रीज़न रहा हो, तो हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू यू, है ना। तो देर आर न्यूरॉन्स विच विल कैरी द मैसेजेस टू द ब्रेन, देन देर आर न्यूरॉन्स विच विल ब्रिंग बैक द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक। तो टाइप्स ऑफ 3 तरीके के हैं यहाँ पे। क्या क्या है? सबसे पहले तो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन है। क्या काम है सेंसरी न्यूरॉन का? सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं रिसेप्टर्स से, ठीक है। रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाएंगे? जो है स्किन क्यों लिखें, सेंस ऑर्गन्स लिख देते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, दे कैरी द मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन, ठीक है। और ये क्या कैरी करते हैं? ये इम्पल्स कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? इम्पल्स, ठीक। और दूसरे जो हैं वो हैं इंटर न्यूरॉन्स। वो क्या है? इंटर न्यूरॉन, ठीक। इंटर न्यूरॉन क्या है बेटा? ये जो है ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन है। मोटर न्यूरॉन जो है बेटा तीसरा टाइप का न्यूरॉन है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन है इंटर न्यूरॉन। और जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या है? ये आते हैं ब्रेन से, ये स्पाइनल कॉर्ड भी जा सकते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये जाएंगे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो है मैसेजेस लेकर आएंगे कहाँ तक? यहाँ पे इफेक्ट क्या कहते हैं, मोटर ऑर्गन्स तक, ठीक है। मोटर ऑर्गन्स यानी मोटर ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? मसल्स, ग्लैंड्स, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या लेकर आते हैं बेटा? ये रेस्पॉन्स लेकर आते हैं। ये क्या लेकर आते हैं? रेस्पॉन्स, जवाब लेकर आते हैं, ठीक, फाइन। तो मोटर ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। अब इन ऑर्गन्स को जो है हम लोग जो है रिसेप्टर बोल रहे हैं। मोटर न्यूरॉन में इन ऑर्गन्स को हम लोग इफेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टर, जहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे, ठीक है, जहाँ पे रिस्पॉन्स का इफेक्ट दिखाई दे। तो मोटर न्यूरॉन्स विल ब्रिंग द रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स विल कैरी द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर टू इफेक्टर, ठीक है। अफेक्टर भी कहलाता है, इसको हम लोग अफेक्टर ऑर्गन भी कहते हैं, अफेक्टर ऑर्गन, क्योंकि अफेक्ट हुआ है और उस पर इफेक्ट दिखा है, ठीक है। तो ये है जिस पे असर पड़ा है, वो है जिस पे असर दिखा है, ठीक है। जिन पे प्रभाव पड़ा है वो सेंसरी न्यूरॉन उनको उनका मैसेज आगे लेके जा रहा है, और जिनका प्रभाव जो है, जिन पे प्रभाव दिखेगा वहाँ तक मैसेज कौन लेके आ रहा है? मोटर न्यूरॉन, ठीक। तो आई होप टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है वो आपका क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखें। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे हो रहा है, तो एक वीडियो है, आपको दिखा दे, इसको देखिए ज़रा। जैसे देखिए यहाँ पे मैसेजेस जो हैं आपके, अब ये निकल गए हैं आपके कहाँ से? आपके एक्सॉन एंडिंग से। कहाँ से निकल गए? एक्सॉन एंडिंग से, ठीक है। और ये कहाँ पे जा रहे हैं? देखिए एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के एंडिंग में जा रहे हैं, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कहाँ से कहाँ हुआ?
सबसे पहले तो स्टिमुलस जो है रिसीव हुआ, ठीक है, स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक। कहाँ पे जाएगा सबसे पहले, कौन रिसीव करे, डेंड्राइट्स। किसने रिसीव किया, डेंड्राइट्स, ठीक। ये डेंड्राइट्स कहाँ पे होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन में। कहाँ होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक। डेंड्राइट से साइटॉन में गया, साइटॉन से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से एक्सॉन बल्ब में गया, यहाँ पे एक्सॉन वेसिकल में गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप ये देखो, ये सब क्या है, ये एक्सॉन वेसिकल्स हैं, ये सब क्या है, ये एक्सॉन वेसिकल्स हैं, ये ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन वेसिकल्स, फाइन। ये जो है ये चैनल्स हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि इम्पल्स जो है बेटा, अब ये साइनैप्स है, ये जो बीच की खाली जगह ये क्या है, साइनैप्स है ना। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इट कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। कैन इट ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, नो इट कैन नॉट। सो इफ इट कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, then who is going to become the medium? So here the electrical impulse will change into chemical impulse. Here the electrical impulse will change into chemical impulse. तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे केमिकल्स सिक्रीट हुए हैं, एसिटाइल कोलिन, नॉर एफिनेफ्रिन। ये केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है आपका, सॉरी हाँ, जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू केमिकल इम्पल्स। और ये केमिकल्स जो हैं आपके इम्पल्स को साइनैप्स में पार लगाएंगे, ठीक है, वहाँ से वहाँ मूव करेंगे। तो एक्सॉन वेसिकल से निकलेंगे, इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हैं एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जरूर नोट कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स will carry the impulse into the synapse, and from synapse again it will reach the dendrite and get converted into electrical impulse. Again it will get converted into electrical impulse. So this is how transmission of impulse is taking place. स्टिमुलस जो भी रिसीव हुआ वो डेंड्राइट्स को जाएगा, डेंड्राइट से साइटॉन को, साइटॉन से एक्सॉन को, एक्सॉन बल्ब पे आएगा, वहाँ एक्सॉन वेसिकल्स हैं जिसमें क्या सिक्रीट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है बेटा, केमिकल मैसेंजर्स हैं। क्या है ये, केमिकल्स हैं बेसिकली जो साइनैप्स में इम्पल्स को ट्रैवल कराने में हेल्प करे, क्योंकि साइनैप्स खाली जगह है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर सकता, तो किस फॉर्म में चला जाएगा, केमिकल इम्पल्स में, ठीक। तो हमारा जो साइनैप्स है वो कैसा साइनैप्स है, केमिकल साइनैप्स है। वी हैव अ केमिकल साइनैप्स। फिश में इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है, क्योंकि उनके दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिश में इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, उनका एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन लगातार जुड़े हुए हैं, उसमें कोई गैप नहीं है। हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, तो हमारा साइनैप्स कैसा है, केमिकल साइनैप्स। वो केमिकल जो साइनैप्स में सिक्रीट होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और इनके एग्जाम्पल्स है एसिटाइल कोलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और ये साइनैप्स में पार लगा देंगे, उसके बाद वापस से ये केमिकल इम्पल्स चेंज हो जाता है इनटू क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये क्या हो गया, डेंड्राइट ऑफ अनदर एक्सॉन, ठीक है, डेंड्राइट ऑफ अनदर एक्सॉन, ठीक। अगेन हियर इट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो देखो भाई पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रिकल ही है, सिर्फ एक आध पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, सिर्फ साइनैप्स पे आके ये क्या हो जा रहा है, केमिकल इम्पल्स, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द साइनैप्स टेक्स प्लेस इन विच फॉर्म, इन द केमिकल फॉर्म, नॉट इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, क्योंकि साइनैप्स खाली है, ठीक है, साइनैप्स तो खाली है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव को कैरी कौन करेगा, ट्रांसमिट करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए ना, इस वजह से, ठीक। तो ये क्लियर है। अब आइए आगे देखिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा, यानी मसल्स तक आएगा। तो वो पॉइंट वेयर मोटर न्यूरॉन मीट्स द मसल,
ठीक है, मोटर न्यूरॉन मीट्स द मसल, ठीक है, तो ये कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द मोटर न्यूरॉन विच इज कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इट कैन कम फ्रॉम द ब्रेन ऑल्सो। मोटर न्यूरॉन जो मीट करके मोटर नर्व बना देगा, ढेर सारे बंडल ऑफ न्यूरॉन्स विल फॉर्म द नर्व। दिस मोटर नर्व यूनिट 1 एंड 2 आर कमिंग इनटू द मसल, ठीक है, मसल फाइबर्स में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जंक्शन जो है, ये पॉइंट जो है, ये कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहलाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है इफेक्टर अपना काम करेंगे। अगर मान लीजिए मैसेज है कि आपको शेर दिख गया, स्टिमुलस ये है, तो आपके ब्रेन तक मैसेज गया, आपके ब्रेन ने कहा कि भागो, तो पैरों के मसल के पास जो है रिस्पॉन्स आएगा कि रन। सो योर लेग मसल्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग सो दैट यू रन फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट because of the response which has come from the motor neuron to your muscle. This is neuromuscular junction, ठीक है। जहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन जो है आपके मसल से मीट कर रहा है, उस पॉइंट को बोला जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? चलिए आगे देखा जाए। तो अब एक बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन, बड़े बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज क्विक, स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इन सब चीज़ों के लिए ब्रेन तक नहीं पहुंचते। ब्रेन जो है काफ़ी गहन चिंतन के लिए बना हुआ है, जिसमें आपको चीज़ें बहुत डीप सोचना पड़े, जिसमें सोच के एक्शन लेना पड़े। जिस चीज़ में सोच के एक्शन ना लेना पड़े वो जो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे गरम मग टच कर दिया, तो अब आप वेट करेंगे कि ब्रेन बता रहा है कि यार हाथ हटाया जाए या ना हटाया जाए, तो तब तक तो जल चुका होगा ना, है कि नहीं? भले बाद में पेन का सेंसेशन होगा। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें, आपने चाकू के ऊपर पैर रख दिया है ना, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, आपको मैसेज जो है ब्रेन से तो नहीं आ रहा, आप तुरंत अपना पैर हटा लेंगे, तो वो कहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ऐसे एक्शंस जिनका स्टिमुलस जो स्पाइनल कॉर्ड से ही रिस्पॉन्स लेकर आ जाता है, वो जो है रिफ्लेक्स एक्शन है। स्पॉन्टेनियस है बेटा, तुरंत एकदम ऐसे, ठीक है। तो आइए एक रिफ्लेक्स आर्क देखा जाए। ये रिफ्लेक्स आर्क में देखिए, यहाँ पे आपके जो है जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये जो है महानुभाव हैं, इन्होंने पता नहीं क्या सोचते हुए कैंडल पे हाथ लगा दिया। अब जो है इनका ये जो ब्लू लाइन है बेटा, द ब्लू कलर is the sensory neuron. The blue color is the sensory neuron and the red color is the motor neuron. ठीक है, the red color is the motor neuron. Fine. ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो आप देखिए ब्लू वाला मैसेज जो है लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, और ये आपका क्या है बेटा? इंटर न्यूरॉन। ये क्या हो गया? इंटर न्यूरॉन, जो है कनेक्ट, मतलब इट्स अ कनेक्शन बिटवीन बोथ मोटर एंड सेंसरी, ठीक है। तो ये इंटर न्यूरॉन हो गया। अब यहाँ पे मैसेज गया कि भाई मैंने तो कैंडल पे हाथ रख दिया, अब क्या करूँ? तो यहाँ से जो है भाई स्पाइनल कॉर्ड ने बोला भाई हटा ले, और क्या, तो जो है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन ने मसल को, ये देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, मसल को एक्शन दिया, रिस्पॉन्स दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ को पीछे पुल बैक करो, ये है। तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से कहाँ गया? स्टिमुलस, ठीक है भाई, स्टिमुलस कहाँ पे किसको रिसीव हुआ? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन बेटा आपका अफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, अफेक्टर ऑर्गन, ठीक। यहाँ पे गया सेंसरी ऑर्गन लिख दिया मैंने, न्यूरॉन होगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे कौन होंगे? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो हैं, अब यहाँ पे मैसेज जो है किसके पास गया? मोटर न्यूरॉन को आ गया कि हाँ भाई अब ऐसा करना है। मोटर न्यूरॉन विल ब्रिंग बैक द रिस्पॉन्स टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन। ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क,
ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ये आपका एक आर्क है, ठीक। तो ये देखिए ये भी आर्क है ना। तो अगर मान लीजिए चाकू जो है पैर पे रख दिया होता तो इफेक्टर ऑर्गन क्या होता, सोचिए। जैसे इन्होंने कैंडल टच कर दिया है, तो कैंडल टच करने पे इफेक्टर ऑर्गन जो है हाथ के मसल्स हैं। चाकू पे पैर रख दिया तो उस केस में इफेक्टर ऑर्गन कौन होगा, बताइए। पैर पे ना लेग मसल्स होंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं नर्वस सिस्टम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम तो अभी बेसिक यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। आइए ओवरऑल देखा जाए जो एनिमल नर्वस सिस्टम है यहाँ पे। द एनिमल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा जो है नेटवर्क ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। वैसे तो बड़ा सारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक, ठीक है, उसमें भी डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो भी कराऊंगी आपको। क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर हैं मैन में, और स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर हैं, ठीक है। फ्रॉग में 10 पेयर हैं, क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर इन फ्रॉग। अब आइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं, पहले सीएनएस कर लेते हैं फिर पीएनएस बताती हूँ आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब पूरी बॉडी का मास्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन के बेटा 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। दिमाग जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आइए आपको दिखाती हूँ एक, ये आपको देखिए, ये आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। और ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर हैं। ये 31 पेयर मतलब 31 इस साइड ऑफ द बॉडी, 31 उस साइड ऑफ द बॉडी, ये भी 12 पेयर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 24 लिख के आता है तो भी सही है, ठीक है, 12 सिर्फ लिख के आता है तो गलत है। अब देखिए स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकले और क्रेनियल नर्व से निकले, ठीक है, और पूरी बॉडी को इनर्वेट कर रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी में जा रहे हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आइए देखा जाए ब्रेन को, ठीक। तो ब्रेन को जानने से पहले जान लिया जाए कि ब्रेन जो है बेटा इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि उसको ओपन में एक्सपोज करके नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, जब मैंने आपको लंग्स पढ़ाया था, हार्ट पढ़ाया, तो भी आपको बताया था कि डेलिकेट ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन्स, जैसे लंग वाज प्रोटेक्टेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, हार्ट वाज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, बीच में एक फ्लूइड भी थी जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे थे। तो वैसे ही ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं क्रेनियम, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेनियम, विच लाइज इन द स्कल। क्रेनियम इज नोन एज द ब्रेन बॉक्स, ठीक है, ब्रेन बॉक्स एक हड्डियों के बक्से जैसा है जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी ये यही नहीं खत्म होता, ब्रेन बॉक्स के अंदर 3 मेनिंजेस हैं, ठीक है, 3 मेनिंजेस हैं, मेनिंजेस मतलब लेयर्स। इसमें पहला लेयर जो है वो है डूरा मैटर, ठीक है, फिर है एरेक्नॉइड, ठीक है, एरेक्नॉइड, और फिर है पाया मैटर। ये 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस हैं जो ब्रेन को सराउंड करते हैं। यहाँ पे एक फ्लूइड भी है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर आप देखें तो ब्रेन जो है बेटा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर डैमेज हो गया, जैसे आपने क्रिकेटर का नाम सुना होगा, फिल ह्यूग्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, क्रिकेट खेलते टाइम बॉल लग गई उनको हेलमेट पे एंड ही डाइड इन द फील्ड इटसेल्फ, कंकशन कहलाता है, कई बार प्लेयर्स को हो जाता है। तो ये कंकशन जो है इतने प्रोटेक्शन के बाद जब हो जा रहा है, तो आप सोचिए अगर अनप्रोटेक्टेड ब्रेन होता है तो क्या दिक्कत होती, क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है ना। तो क्रेनियम जो है वो हमारे स्कल में प्रेजेंट है। तो एक वीडियो है जो आप ज़रा देखिए इसके बारे में, स्कल कैसा दिखता है, ये देखिए अलग अलग बोन्स की स्टिचिंग से बना हुआ है। तो ये जो आपको ऊपर हिस्से दिखाई दे रहे हैं, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन, ठीक है, ये है, फाइन, देखिए। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये हमारा क्रेनियम बनाता है, ठीक है।
तो जो है आप देखिए क्या है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द स्कल. दिस क्रेनियम इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन बॉक्स. Then there is cerebrospinal fluid. Then there are 3 meninges, dura mater, arachnoid and pia mater. अच्छा हाँ, कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इस बीमारी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस. क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस. ठीक है, इन्फेक्शन इन द मेनिंजेस. इन्फेक्शन देखो बेटा, जिसमें भी आइटिस वर्ड लगा हुआ है, जैसे कंजक्टिवाइटिस है ना, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, तो ये जो है अंत में आइटिस वर्ड विच मीन्स इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन. हेपेटाइटिस इज इन द लिवर. ठीक है, कंजक्टिवाइटिस आंखों में होता है ना, कंजक्टिवा ऑफ द आई में इन्फेक्शन हो जाता है. मेनिंजाइटिस इज इन्फेक्शन इन द मेनिंजेस. ठीक है, तो आइए ब्रेन को देखा जाए. ये देखिए एक और वीडियो आप लोग के लिए. ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ये सेरेब्रम है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये सेरेबेलम है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है. 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर. अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जो है राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, और जो लेफ्ट से लिखते हैं उनका राइट साइड होता है. और जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो प्रोफेसर थे रैंचो के, वो दोनों हाथ से लिखते थे. इसका मतलब ही इज़ यूटिलाइजिंग मैक्सिमम पार्ट ऑफ हिज ब्रेन. देखिए, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, सबसे कम जानकारी हमें ब्रेन के बारे में है. बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है, इंटरेस्टिंग साइंस है बहुत. इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी जो है उनका, देखिए एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्योर है, बट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का बहुत जल्दी क्योर नहीं. क्यों? किसी ने कोई चीज़ करी, वी कांट टेल व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द ब्रेन, वी कांट टेल बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, है ना. तो ये देखिए, ये फ्रंटल लोब है जो आपके आगे का हिस्सा है, ये आपका टेम्पोरल है, ये बीच में पेराइटल है, और ये आपका ऑसिपिटल है. ठीक, तो फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल. ठीक है, एक बार और देख लीजिए. सेरेबरम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर. दिस इज द फ्रंटल पार्ट, दिस आर द साइड्स जो है आपका टेम्पोरल पार्ट है. ये आपका जिस पे आप सोते पेराइटल है, और ये आपके जिसके नेक के ऊपर है वो है ऑसिपिटल लोब. ठीक है, अब आइए देखिए आगे यहाँ पे. तो ये हम लोग जो बात कर रहे थे, तो ये जो है आपके 4 ब्रेन है, सेरेबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी. फिर ये मिड ब्रेन है. मिड ब्रेन में ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना है. ठीक है, जो बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन द 4 ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. ठीक है, और ये देखिए हाइंड ब्रेन जो है, ये ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं. ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, ये जो है ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम. ठीक है बेटा, ब्रेन स्टेम मतलब कौन कौन? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला. ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम क्या क्या है हमारे पास? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला. फाइन. तो 4 ब्रेन में कौन कौन है? सेरेबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रम है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है बेटा, ये आपको ये जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपके ब्रेन के ऊपर, इसको बोलते हैं गायराए एंड सल्काए. ठीक है, जितना ब्रेन में गायराए और सल्काए होगा, ऐसा कहा जाता है कि IQ उतना ज़्यादा है. मोर द फोल्डिंग्स बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बेसिकली ब्रेन है क्या? इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, भेजना है. ठीक है, तो ये हमारा जो है पार्ट है. अब देखिए हमारा जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, इट इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द राइट एंड द लेफ्ट लोब, right and the left lobe of right and the left lobe of cerebrum. ठीक है, राइट एंड द लेफ्ट लोब ऑफ सेरेबरम. ठीक है, कॉर्पस कैलोसम वाइट स्ट्रक्चर है. ठीक है, वाइट स्ट्रक्चर है कॉर्पस कैलोसम, जो हमारे राइट और लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम को जोड़ता है, वो है कॉर्पस कैलोसम. ठीक, हमारे हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम एंड यहीं से शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड. तो आइए देखें एक एक करके इनका फंक्शन क्या है.
ठीक है। तो ये तो जो लोब्स की बात कर रहे थे, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल, वहाँ पे भी दिखाया था। तो आप अगर देखें तो ये जो फ्रंटल लोब है ये मोटर कॉर्टेक्स है। जितनी भी चीज़ें आपके आती हैं, विजुअल रिस्पॉन्स, ऑडिटरी रिस्पॉन्स, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, ये आपके फ्रंटल लोब में है। टेम्पोरल लोब में यहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो भी सुना, आपकी हियरिंग मेमोरी है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपने देखा, जैसे आपको लगता है ना यार मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, ये चीज़ मैंने कहीं देखी है, वो क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वो स्टोर्ड है आपके ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। तो ये आपका विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। पेराइटल लोब आपका सेंसरी, जो भी सेंस कर रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं, इमोशंस, ये सब कहाँ पे आ रहे हैं? पेराइटल लोब में, ठीक है। तो टेम्पोरल या सॉरी जो फ्रंटल लोब है वहाँ पे रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हैं। टेम्पोरल में जो हियरिंग इंफॉर्मेशन है, मेमोरी है, वो यहाँ पे स्टोर्ड है। ऑसिपिटल में विजुअल मेमोरी स्टोर्ड है। और पेराइटल के थ्रू जो है इमोशंस, एंगर, फियर, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से आती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। तो ब्रेन के फंक्शंस अगर हम लोग देखें एक एक करके, फंक्शंस ऑफ द ब्रेन देखा जाए तो सबसे पहले ब्रेन स्टेम कौन कौन था? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। तो इट कंडक्ट्स द डेटा टू एंड फ्रॉम अदर ब्रेन सेंटर्स एंड हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है बेटा? बॉडी बैलेंस। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी बैलेंस, ठीक है। इट मीन्स बॉडी बैलेंस, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज बॉडी बैलेंस, फाइन। अब देखिए, coordinates large scale body movement. If the entire body is involved in movement, then it is controlled by the brain stem. Medulla oblongata controls breathing, circulation, swallowing, digestion, मतलब जितने भी involuntary processes हैं वो medulla oblongata कंट्रोल कर रहा है। pons is controlling the breathing, ठीक है, pons viroli जो क्या है। mid brain receives and integrate auditory data, coordinates visual reflexes, sends sensory data to higher brain center, ठीक है। तो जो लोब्स वगैरह भी हमने डिस्कस किए वो मिड ब्रेन से, वो बेसिकली कनेक्शन है। सेरेबेलम coordinates body movement, plays a role in learning and remembering motor responses. जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम लोग चलना सिखाते हैं, है ना। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो 4 पैरों पे फिर चलता है, फिर मतलब 2 हाथ 2 पैर, फिर उसके बाद जो है आप जो है हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, धीरे धीरे साइकिलिंग सिखाई जाती है। तो ये क्या है? ये मोटर रिस्पॉन्सेज हैं, उसके मसल्स को मूव करना सिखाया जाता है। और ये कहाँ से कोऑर्डिनेटेड है? सेरेबेलम। अब जैसे कभी किसी ने जो है, अगर आपने देखा होगा, अल्कोहलिक पर्सन जो है कभी सीधा नहीं चल पाता, झूमता रहेगा, गिरेगा, टेढ़ा होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका जो अल्कोहल है उसने बैरियर बना दिया है बिटवीन द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम सेरेबेलम एंड द मोटर ऑर्गन्स, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाता। अगर सेरेबेलम पे इंजरी हो जाए तो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड और इन अ बैलेंस्ड वे। खड़े खड़े झूल रहे हैं, है ना, चलते चलते गिर रहे हैं, तो ये सब किसकी प्रॉब्लम है? ये सेरेबेलम में इशू है। तो ठीक है, अब थैलेमस को देखा जाए तो serves as an input center for sensory data going to the cerebrum, sorts and groups all incoming sensory data from the cerebrum, ठीक है। जहाँ पे भी जो भी सेंसरी डेटा सेरेब्रम में जा रहा है वो थैलेमस के रास्ते जा रहा है, और जो भी सेंसरी डेटा सेरेब्रम से आ रहा है उसको भी ग्रुप करके सॉर्ट करके रखने की जिम्मेदारी किसकी है? थैलेमस की, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस फंक्शंस एज अ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, सर्व्स एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी में एक रिदमिक क्लॉक है, हम अपने आप सो सकते हैं टाइम पे, जग सकते हैं, खा सकते हैं। आप फील करिए, लिव अ लाइफ फॉर 2 days or 3 days विदाउट अ वॉच, विदाउट लुकिंग एट द टाइम, एंड सी योर बॉडी मूव्स इन अ रिदम, है ना। We have surrounded ourselves with so much of time and this and that. If you see alarms and all, it's not needed. आप जग के देखिए, आप एक टाइम पे सोएंगे, एक टाइम पे उठेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगेगी, बिकॉज वी हैव अ बॉडी क्लॉक दैट मेंटेन्स द सर्काडियन रिदम, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द मास्टर ग्लैंड। कैसे कंट्रोल करेगा वो अभी हम पिट्यूटरी सिस्टम सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम और पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
फिर जो है आप देखिए बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर। जैसे कभी बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, उसको भी मेंटेन और बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी? हाइपोथैलेमस की। फिर आता है सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट, परफॉर्म्स सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉट एवर डेटा यू आर गेटिंग you have to process it, it will be processed in the cerebrum, it will develop a logical reasoning in you, it will give an analytical thinking to you, it will make you wise, that data from which is stored in the cerebrum, plays a major role in memory, learning, speech, emotion, ये सब चीज़ें, formulates complex behavioral responses, complex behavioral responses like if a certain person is reacting to a particular situation in a very different way, वो उसकी conditioning है, वो उसके पास जो भी मेमोरी स्टोर्ड हुई होगी कि मे बी ऐसा लगता होगा कि अरे ऐसा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इफ अ पर्सन इज गिवन समथिंग टू ईट, जस्ट बाय लुकिंग एट दैट फूड आइटम द पर्सन गेट्स अर्ग्ड, इरिटेटेड, अरे यार मुझे ये नहीं खाना, एंड ही जस्ट थ्रोज अवे. There must be a memory associated with that particular food which is stored in the cerebrum. That is what is making him react in that particular way. तो ये सब complex behavioral responses की भी जिम्मेदारी किसकी है? cerebrum की, क्योंकि memory भी यहीं पे store हो रहा है. तो ये हमारे brain के major regions के function है. ठीक है, important है, note कर लीजिएगा. क्वेश्चन जो है इसमें से सेरेब्रम और मेड्यूला पे जरूर आता है. अगर मेड्यूला डैमेज हो गया तो क्या डैमेज हो रहा है बेटा? बॉडी का सारा इनवॉलेंटरी एक्शन. ठीक है, फाइन. चलिए और आइए अब आते हैं, ये हमारा जो है बेटा लिम्बिक सिस्टम है. ये क्या है? लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, ये इमोशन बिहेवियर से कनेक्टेड जो है पार्ट है ब्रेन का. ठीक है, तो जैसे देखिए हमारी जो इट इज़ द सेंटर ऑफ बिहेवियर, इट इज़ द सेंटर ऑफ इमोशंस. यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे थैलेमस जो है, इट इज़ बेसिकली अ सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्टिमुलस विच इज़ कमिंग एंड विच इज़ गोइंग टू द सेरेब्रम. सेरेब्रम को जाता हुआ और सेरेब्रम से आते हुए जितने भी मैसेजेस, उसका एक इंटीग्रेशन पॉइंट है. ठीक है, हियरिंग, ठीक है, और जो है हम लोगों का विजन, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से होते हुए जाएंगी, एक्सेप्ट स्मेल. इसलिए देखिए स्मेल यहाँ पर है. ठीक है, स्मेल का जो है इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट होगा, बाकी सारे इम्पल्सेस जो हैं वो थैलेमस से जाएंगे. थैलेमस डज नॉट ट्रांसमिट और इंटीग्रेट द स्टिमुलस ऑफ स्मेल. ठीक है, एक्सेप्शन है. फिर आते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे है, इसी वजह से जो है थैलेमस नहीं कर पा रहा है स्मेल का. अब आते हैं एमिगडाला. ये वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है बेटा जो फियर इमोशन के लिए इज रिस्पॉन्सिबल है. फियर इमोशन, डर, जितने भी स्टिमुलस जो है या जो भी मेमोरी है डर से रिलेटेड, कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, जैसे हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, जो भी चीज़ है उससे डर लगता है ना. लोगों को वियर्ड चीज़ों से डर लगता है, कॉकरोच से है, या जो भी हॉन्टिंग मेमोरीज हैं वो सब वो कहाँ पे हैं? अमिगडाला पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो जो भी स्टिमुलस ऑफ फियर है, मेमोरी ऑफ फियर है, वो जो है यहाँ पर है एमिगडाला में. एंड हिप्पोकैम्पस इज कंसर्न्ड विद द रोल ऑफ लर्निंग, हियर मेमोरी यहाँ पे. ठीक है, अब बेटा ये एक प्लास्टिक एरिया है. प्लास्टिक एरिया मतलब प्लास्टिक से बना हुआ नहीं, मतलब ये डैमेज हो सकता है, अलग अलग स्टिमुलस से डैमेज हो सकता है. इसीलिए लोग कहते हैं ना भाई यार पढ़ रहे हैं याद नहीं रहता है, इतना याद किया क्यों नहीं याद हो रहा है कि नहीं? पढ़ते खूब है, याद कुछ नहीं रहता. तो क्या है, हिप्पोकैम्पस का जो एरिया, गलती आपकी कोई नहीं है, एनाटॉमी ही ऐसी है. प्लास्टिक एरिया, अलग अलग स्टिमुलाई जो हैं वो इस मेमोरी को, इस लर्निंग को डैमेज कर देते हैं. जैसे ओवर यूज ऑफ सम अदर स्टिमुलस दैट योर बॉडी इज रिसीविंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई दूसरा स्टिमुलस आपकी बॉडी को रिसीव हो रहा है, वो भी आपकी इस लर्निंग और मेमोरी को डैमेज कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है इस वजह से अपने हिप्पोकैम्पस को अलग अलग स्टिमुलाई ना मिलने दें और अपनी लर्निंग और मेमोरी को इंटैक्ट रखें. ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है स्पाइनल कॉर्ड. ये बेटा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ट्यूब लाइक, यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब लाइक है यहाँ पे, जो ओहो
हाँ, लॉन्ग ट्यूब लाइक जो है, जो कहाँ से, ब्रेन से लेकर बैक तक, पूरा लोअर बॉडी तक, है ना, आपका जा रहा है, ठीक है, लोअर बैक तक, ठीक, फाइन। अब आप देखिए एक कंपैरिजन है क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर देखिए स्पाइनल कॉर्ड को कट करके देखा जाए तो बीच में ये वाइट मैटर है, सॉरी ये किनारे जो है पेरीफेरी पे वाइट मैटर है और बीच में जो है वो ग्रे मैटर है, जहाँ पे ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं वो ग्रे मैटर है, ठीक। और इट इज सराउंडेड बाय द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के पास आप यहाँ पे देखिए मेनिंजेस, जो मैंने आपको 3 मेनिंजेस के नाम लिखवाए थे, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, वो ब्रेन में भी मेनिंजेस हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस हैं, ब्रेन को भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सराउंड कर रही है, और यहाँ पे भी ये वेंट्रिकल्स आपको ब्रेन में दिख रहे होंगे जहाँ पे फ्लूइड जो है वो फिल्ड है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट्स, ठीक। सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे। तो स्पाइनल देखिए, आप डिफरेंस देखिए, ब्रेन में जो वाइट मैटर है वो सेंटर में है और ग्रे मैटर जो है पेरीफेरी की तरफ है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर पेरीफेरी यानी किनारे की तरफ है और ग्रे मैटर जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक। यहाँ से ढेर सारे स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे। डॉर्सल रूट गैंग्लिया पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये गैंग्लिया जो है ये भी बंडल ऑफ नर्व्स है, यहाँ भी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, पीएनएस में, पीएनएस में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्या क्या है यहाँ पे, इफरेंट सिस्टम है, इफरेंट नर्व्स यानी जो जाती हुई हैं, एफरेंट नर्व्स जो आती हुई हैं, ये पूरा सिस्टम जो है बेटा पेरिफेरल मतलब किनारे, स्पाइनल कॉर्ड से किनारे निकल के। अब इफरेंट नर्व जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या हम इसको एएनएस भी कहते हैं, ठीक है, एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो एएनएस है ये इनवॉलेंटरी है, मतलब नॉट अंडर योर कंट्रोल, सोमैटिक जो है ये वॉलेंटरी है, अंडर योर कंट्रोल, ठीक। अब देखिए आगे कहानी यहीं नहीं खत्म होती, एएनएस जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, कौन कौन, यहाँ पे सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, फाइन। ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, फाइन। यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि क्रेनियल नर्व्स जो है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि क्रेनियल नर्व जो है जो ब्रेन से निकल रही हैं वो भी बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही हैं, एक सेकेंड, हाँ वो भी डिफरेंट जो है पार्ट्स तक जा रही हैं, 12 पेयर हैं ये, और स्पाइनल नर्व जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जो है, आपको मैंने एक इमेज दिखाई थी उसमें आपने देखा था अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इनर्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व जो है वो कितने हैं, 31 पेयर, ठीक। ये सब उन्हीं के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स है, नर्व्स कैसे रिएक्ट करेंगी, कैसे यहाँ पे एक जो है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स जो हैं, एक बॉडी को एक्साइट करता है, दूसरा बॉडी को वापस नॉर्मल कर देता है। जैसे लायन देखा तो बॉडी जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, एक्साइटेड मतलब ये हुर्रा वाला नहीं, डर जाएंगे आप, रिएक्ट करेंगे जो भी तरीके से, और फिर जब शेर चला जाएगा तो आपका नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, आईज जो है वैसो डायलेशन जो हुआ था वो वैसो नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ऐसे, ठीक। तो ये ले आता है हम लोग को चैप्टर के एंड में, और अब हम लोग चैप्टर क्या मतलब इस वीडियो के एंड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो भी हमने पढ़ा है उसमें से, ठीक है। तो ये सबसे पहला यही है, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी इन द डायग्राम, ठीक है। ए बी और सी को लेबल करने को आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप अगर इमेज देखें यहाँ पे एक बार और, यहाँ पे
ये देखिए आपको ये सारे जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं सारे हाइंड ब्रेन के ही दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखें वो क्वेश्चन। अब ऐसे डायग्राम को जो है दिमाग में रख के करना है, ठीक है। तो क्या क्या आंसर हो गया, पॉन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम है, ठीक है। पॉन्स है, मेडुला है, ए क्या हो गया पॉन्स, बी क्या हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा और सी क्या हो गया सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेब्रम में डिफरेंस याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सॉन एंड। कौन सा ऑप्शन होगा सी, ठीक है। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी आ रही है यानी साइटॉन, फिर एक्सॉन आ रहा, फिर एक्सॉन एंडिंग। अब एक ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। द गिवन फिगर इज शोइंग transmission of impulse across a synapse. The synapse is basically a region where communication occurs between two neurons or a neuron and a effector cell such as a muscle cell. It can be a neuromuscular junction. If the structure represented by D gets destroyed due to any medical disease, what would be the consequence? ठीक है, ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ई क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये बी क्या है साइनैप्स, ठीक है। और ये जो है ये डी क्या है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट। नाउ impulse will not generate in presynaptic neurons. Synaptic vesicles will not merge with the postsynaptic membrane. Communication between presynaptic and postsynaptic will be interrupted और impulses will be transferred electrically. तो क्या होगा यहाँ पे कि the synaptic vesicles will not merge with the postsynaptic membrane. This is the postsynaptic membrane, ठीक है। तो जो postsynaptic membrane है अगर ये vesicles जो है यही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं किसी डिजीज कंडीशन में, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हो पाएगा मर्जिंग, नहीं ना। तो देखो बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। सी इसका रिजल्ट है, लेकिन पहले बी में डी के खराब होने से होगा क्या बी, और उसकी वजह से क्या होगा सी। तो पूछा क्या गया है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस तो बेटा ये है कि क्या कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स विल नॉट मर्ज विद द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, बी ऑप्शन। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, द रिजल्ट विल बी कम्युनिकेशन विल बी इंटरप्टेड। फाइन। अगला पार्ट कहते हैं एंट्री ऑफ कैल्शियम इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रिगर्स, ठीक है। ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो ए है, ठीक। अब इसमें कैल्शियम की जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane, taking of neurotransmitter in the synaptic vesicle, binding of neurotransmitter with postsynaptic membrane. तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये कैल्शियम जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को वेसिकल्स में डाल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टेकिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू साइनेप्टिक vesicles. Now read the statement. Synapse act as a one-way valve for impulse transmission. Neurotransmitters are released in the postsynaptic membrane. ठीक, neurotransmitters are released in the presynaptic membrane. ठीक है, it is released in the presynaptic membrane and synapse is acting as a one-way valve for impulse transmission. तो ये statement तो true है, ये statement false है. तो statement A is true, B is false. A synapse is composed of, ठीक है, a synapse is composed of, देखिए B यहाँ पे C और B and C, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B and C, ठीक है, फाइन. ये no C is, sorry, the C is the postsynaptic neuron, तो we will have B, D and E, ठीक है, D is the vesicle, sorry, B, D and E, ठीक है बेटा, ये हटा दीजिए. अब आगे देखिए क्वेश्चन अगला, find the incorrect match. A is the membrane of the cell that carries an impulse towards the synapse, B is the fluid filled space, E is the chemical messenger, C axon terminal of the postsynaptic neuron. नहीं, axon नहीं, ये तो साइटॉन टर्मिनल होगा ना पोस्ट का, ठीक है, तो ये है इनकरेक्ट मैच, ठीक है. आइए अगला देखें, केस 2,
Reflex action is defined as an instantaneous, autonomic and involuntary response of the effectors, that is muscle glands, to a stimulus. Reflex arc is the pathway taken by the nerve impulses and responses in reflex action. This is a diagram. Identify the labeling P and U. P क्या है? P है अफेक्टर और U क्या है? मसल, वो है इफेक्टर. ठीक, तो P क्या है बेटा? रिसेप्टर ऑफ हीट एंड पेन. Q इज द सेंसरी न्यूरॉन. R स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. U इज द इफेक्टर. क्या है यहाँ पे? U इफेक्टर है और P जो है वो रिसेप्टर है. ठीक है, यहाँ पे फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कैरीड टू द CNS वाया. ठीक है, कौन कैरी कर रहा है सेंसरी इंफॉर्मेशन CNS तक? यहाँ पे देखिए तो कौन लेके जा रहा है? Q. कौन लेके जा रहा है? Q. ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या? सेंसरी नर्व है Q. इन विच सिचुएशन द रिस्पॉन्स विल नॉट बी जनरेटेड बाय द गिवन रिफ्लेक्स आर्क. ठीक, व्हेन P इज डैमेज्ड तब भी. इफ सेंसरी इंफॉर्मेशन डज नॉट रीच R. R देखिए क्या है यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड. व्हेन इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू T इज ब्लॉक्ड. ठीक है, तो इफेक्टर सारे ही जो है केसेस में रिस्पॉन्स विल नॉट बी जनरेटेड. ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश कॉजेज पुलिंग अवे द हैंड ऑन द सेंसेशन ऑफ द हीट. U जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ जो है वो पुल बैक हो जाएगा. ठीक, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ U विल कॉज पुलिंग बैक ऑफ द हैंड. फाइन. Now this is assertion reason. Assertion says the chemicals stored in the synaptic vesicles are termed as neurotransmitter. बिल्कुल ठीक है. Synaptic vesicles release the chemicals in the synaptic cleft. True. But are they explaining each other? Yes. So it is the correct explanation. Option A. Brain and spinal cord have a common covering. Yes. Both the brain and the spinal cord possess meninges. ठीक है, कॉमन कवरिंग क्या है? मेनिंजेस हैं और जो है इनके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है, बस क्रेनियम मिसिंग है. ठीक है, तो कवरिंग सेम है एंड बोथ आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर, तो ये भी ए हो जाएगा. ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, CSF हैज नो फंक्शन इन CNS. नहीं, इसका फंक्शन है शॉक्स एंड जर्क से प्रिवेंट करना. ठीक, तो ये है फॉल्स. तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. इस ऑप्शन में इस आंसर का जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स ओवर. अगले पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तब तक आप इतने पोर्शन को NCERT से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए. ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बताया गया उस पर ज़्यादा फोकस करिए, पढ़ते रहिए. और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे हैं वो देखिए. थैंक यू.